नमस्कार। पॉलिटिकल क्लासेस 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम संसद का टॉपिक देख रहे थे जिसके अंदर हमारा लोकसभा टॉपिक हो गया था। अब देख रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा का भी एक वीडियो हो चुका है जिसमें नामकरण, उसका सदस्य संख्या वो हो चुका है। अब देखो राज्यसभा का अगला टॉपिक है वो है कार्यकाल। कार्यकाल प्रथम गठन राज्यसभा का कब हुआ? 1952 में। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ? 1952 में। इसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया। कितने वर्ष निर्धारित किया गया? 6 वर्ष। यह एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। भंग नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी सदन है। कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। फिर देखिए इसके एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि इसको भंग तो नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन इसमें प्रावधान रखा गया कि इसको 3 भागों में बांटा गया और उसके अंदर से एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अपना स्थान छोड़ेंगे और उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होगा। फिर देखो राष्ट्रपति द्वारा मनोचयन प्रति 3 वर्ष पर किया जाता है, यानी कि राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं कला संस्कृति विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले, वो प्रति 3 वर्ष बाद होता है। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा मनोचयन, यानी कि मनोनीत सदस्य प्रति 3 वर्ष पर 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अपना स्थान छोड़ते हैं। फिर देखो संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं है। पदावधि निर्धारित नहीं थी, यानी कि संविधान में इसके कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है। ये सारा काम किसको दिया गया? संसद को। संसद को दिया गया, भाई आप तय करो भाई राज्यसभा का कार्यकाल कितना, क्या हो, कैसे हो। इसलिए संसद ने एक जनप्रतिनिधि अधिनियम बनाया 1951 में, जनप्रतिनिधि अधिनियम। और ये जनप्रतिनिधि अधिनियम के आधार पर राज्यसभा का कार्यकाल कितना किया गया? 6 वर्ष। कितना किया गया? 6 वर्ष। फिर देखो पहली राज्यसभा के चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। पहली जो राज्यसभा का गठन हुआ था उसके सदस्यों को भाई अब इनका कार्यकाल कैसे निश्चित किया जाए, तो ये काम किसको दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया। और इसमें यह तय किया गया कि पहले बैच में जो सेवानिवृत्त किए जाएंगे वो किसके आधार पर किए जाएंगे? लॉटरी सिस्टम के आधार पर किए जाएंगे। तो ये इस प्रकार से राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में कुछ बिंदु हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको। देखो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का स्थायी सदन, इसे भंग नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इसका गठन हुआ 1952 में। एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। एक तिहाई सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन जो किया जाता है वो प्रति 3 वर्ष पर किया जाता है। संविधान में राज्यसभा के कार्यकाल की पदावधि का कोई प्रावधान नहीं है, यह अधिकार दिया गया संसद को। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया। पहली राज्यसभा के चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, पहली राज्यसभा के। और इसमें एक लॉटरी के आधार पर सेवानिवृत्ति को तय किया गया, फिर लॉटरी के आधार पर सेवानिवृत्ति की जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे और देख लें। आगे देखो राज्यसभा के सदस्य के लिए योग्यता। वैसे तो योग्यताएं लोकसभा के जो टॉपिक के अंदर हमने देखी थी, वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो योग्यताएं और राज्यसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं हैं वो समान है, केवल किसको छोड़कर? आयु को। राज्यसभा के लिए आयु जो निर्धारित की गई है वो की गई है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए कितनी की गई थी? लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। बाकी वो योग्यताएं हैं भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल नहीं हो और सरकार के पद पर नहीं हो, वो सारी चीजें जो हमने लोकसभा के अंदर पढ़ी है योग्यता के अंदर, वही किसमें आएंगी? राज्यसभा में। उसमें है 25 वर्ष, इसमें कितनी आएगी? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा चाहिए? 30 वर्ष। अब देखो अब दोनों के लिए यह भी आवश्यक था कि 1951 के जनप्रति अधिनियम के अनुसार उम्मीदवार के लिए उस राज्य में संसद का मतदाता होना चाहिए जिस राज्य से वह चुनाव लड़ता है। यह लोकसभा के लिए भी जरूरी है, राज्यसभा के लिए भी जरूरी है।
लेकिन इसमें राज्यसभा में इसको 2003 में हटा दिया गया। 2003 में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 2003 के अंदर इसको हटा दिया गया, इस प्रावधान को। और 2006 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको सही ठहरा दिया गया है 2006 के अंदर। यानी कि 1951 की जनप्रतिनिधि अधिनियम के आधार पर उम्मीदवार उस राज्य में, जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा है, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, उसकी मतदाता सूची के अंदर उसका नाम होना जरूरी है। लेकिन राज्यसभा, लोकसभा के लिए तो ये प्रावधान अभी भी लागू है, लेकिन राज्यसभा के लिए इसे 2003 के अंदर इस प्रावधान को हटा दिया गया था। भाई ये कोई अनिवार्यता नहीं है। और 2006 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको वैध बताया, यानी कि भाई ये जो निर्णय लिया गया है ये सही है, गलत नहीं है, इसने समर्थन किया है इस चीज का, तो इसको हटा दिया गया है फिलहाल। बाकी वही योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्य के लिए हैं, समान है। अब देखते हैं चुनाव। देखो भाई, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सबसे पहली बात, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा की विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो इनका चुनाव करते हैं। चुनाव की विधि कौन सी है? तो चुनाव की विधि कौन सी है? वो है अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। इसी के आधार पर राष्ट्रपति का, इसी के आधार पर उपराष्ट्रपति का। अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। यही पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव की है, यही पद्धति उपराष्ट्रपति के चुनाव की है। फिर देखो, अब जो ये पद्धति है ये कैसे अपनाई जाती है? अब देखो, पहली बात तो ये कि राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन भरा जाता है उसमें 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक होना भी जरूरी है। एक बार राज्यसभा का सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, तो एक बार होने के बाद में वह चाहे जितनी बार इसका सदस्य का चुनाव लड़ सकता है और राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। कोई इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो भाग नहीं ले सकता है। एक बार राज्यसभा का सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, एक बार बनने के बाद में वह दोबारा भी इसके चुनाव के लिए योग्य है। योग्यता जो हमने बता रखी है कि 30 वर्ष होनी चाहिए, और बाकी की जो संसद जो तय करती है वो उसमें योग्यताएं होनी चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। वो जितनी भी योग्यताएं पूरी करता है वो सारे के सारे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लड़ सकता है। 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदकों की आवश्यकता होगी। यहां तक हो गया। चुनाव कौन करते हैं? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पद्धति कौन सी है? अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर। अब ये एकल संक्रमणीय पद्धति है क्या? तो देखो क्या है, क्या कैसे प्रयोग होगा इसका? तो देखो, राज्य में राज्यसभा सदस्यों की जितनी सीटें खाली हैं, यानी कि जिस राज्य में राज्यसभा की जितनी सीटें खाली हैं उसमें एक जोड़ा जाता है। उसमें कितना जोड़ा जाएगा? एक जोड़ा जाएगा। फिर क्या होगा? फिर विधानसभा सीटों में भाग दिया जाएगा। फिर उस राज्य की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, जैसे राजस्थान के अंदर 200 हैं, तो उसमें क्या दिया जाएगा? भाग दिया जाएगा। भाग देने के बाद में जो संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या आती है, उसमें एक जोड़ा जाएगा। उसमें क्या जोड़ा जाएगा? एक जोड़ा जाएगा। और उसके बाद में जो हमें सीट या जो मत मूल्य प्राप्त होता है वो जब तक जिसको नहीं मिलेगा, यानी कि न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा कैसे आएगा? देखो क्या आएगा, राज्यसभा में सदस्यों की जितनी सीटें खाली हैं उनमें एक जोड़ा जाएगा। जैसे राजस्थान के अंदर, जैसे मान लीजिए भाई 5 सीट खाली हैं और 5 में एक जोड़ा गया, कितने हो गए? 6। फिर विधानसभा सीटों में भाग दिया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं 200, 200 में 6 का भाग दो, तो 6 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और एक बच गया 3 तिया 9, फिर एक बच गया 0.3 तिया 9। तो इस प्रकार से ये संख्या आ गई।
अब जो हमारे जो हमको ये संख्या प्राप्त हुई 33, इसमें एक जोड़ो, कितने हो जाएंगे 34। ये 34 मत वरीयता क्रम में जिसको प्राप्त होंगे वो न्यूनतम कोटा प्राप्त करेगा और वो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होगा। अगली बात समझ में, राज्य में राज्यसभा की जितने सीटें खाली हैं उसमें एक जोड़ा जाएगा। उसके बाद में उस राज्य की विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उसमें उसका भाग दिया जाएगा। जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसमें एक जोड़ा जाएगा और उसके बाद में जो एक जोड़ने के बाद में जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो होता है न्यूनतम कोटा। और वो न्यूनतम कोटा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्राप्त करना जरूरी है। वो प्राप्त होगा तभी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से चुनाव की विधि हो गई। अब यह आपको यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसके जो बाकी के टॉपिक रह गए वो हम अगले वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।